देखिए, इसको अगर हम राजनीतिक शब्दों के ज़रिए व्यक्त करें तो एक लाइन में बात आती है, देर आए दुरुस्त आए। जी। थोड़ी देरी हो गई और लेकिन उन्होंने कई संदेश दे दिए हैं कल दिल्ली में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बातों को गंभीरता से लेगी और अभी गृह मंत्री जी का भी आया है कि मतलब सब कुछ ठीक रहेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे और ये सब चलता रहता है। सब लोग दावा करते हैं, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण है, अधिकृत तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे दिलचस्प बात ये है कि मान लीजिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से चिराग पासवान की मुलाकात होती है, तो इससे पहले भी कई घटक दल के नेताओं के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। तो मुलाकात में ही सारी बात तय हो गई। तो ये खुद से मान लेना या इसको व्यक्त करना, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। संकेत उन्होंने ये दिया कि गठबंधन धर्म की बात करने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो गठबंधन दल या नेता आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा हो, सुख दुख में आपका साथ दिया हो, उसके अधिकार और उसकी जो हिस्सेदारी है, उसको आप सीधे सीधे नकार नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार एनडीए में टूट अब तय नजर आने लगी है। सीट शेयरिंग का मामला शायद इसी वजह से अब तक अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। नहीं तो एक वक्त पर यह लगा कि चिराग पासवान के मामले को अगर बीजेपी ने सुलझा लिया है तो सीट शेयरिंग में बहुत देर नहीं होगी। लेकिन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी क्या नाराज हैं। और उसके बाद कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर सीट से वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, इसके फायदा नुकसान को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, पशुपति पारस से ही शुरुआत करेंगे। ताजा मामला है, कल उन्होंने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को खूब सुनाया भी, कहा कि कई पासवान सांसदों के टिकट काट दिए गए, संजय पासवान को विधान परिषद नहीं भेजा गया, देश भर में यह मैसेज नहीं गया, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ और मेरे विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता और मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। और यहाँ यही नहीं, मेरे जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसको अगर हम राजनीतिक शब्दों के ज़रिए व्यक्त करें तो एक लाइन में बात आती है, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी देरी हो गई और लेकिन उन्होंने कई संदेश दे दिए हैं कल दिल्ली में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बातों को गंभीरता से लेगी और अभी गृह मंत्री जी का भी आया है कि मतलब सब कुछ ठीक रहेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे और ये सब चलता रहता है। सब लोग दावा करते हैं, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण है, अधिकृत तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मान लीजिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से चिराग पासवान की मुलाकात होती है, तो इससे पहले भी कई घटक दल के नेताओं के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। तो मुलाकात में ही सारी बात तय हो गई। तो ये खुद से मान लेना या इसको व्यक्त करना, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी अधिकृत घोषणा हुई नहीं है। चाहे बात दिल्ली से करें या पटना से करें, सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एनडीए में जो भी घटक दल है, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब तक अधिकृत तौर पर ना आ जाए तब तक आप कह नहीं सकते। और इसी बात को पशुपति पारस जी ने कल दिल्ली में भी कहा कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा हो, उस घोषणा में चीजें साफ होंगी और मुझे लगेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो उन्होंने दो संकेत दिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक संकेत उन्होंने ये दिया कि गठबंधन धर्म की बात करने वालों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो गठबंधन दल या नेता आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा हो, सुख दुख में आपका साथ दिया हो, उसके अधिकार और उसकी जो हिस्सेदारी है, उसको आप सीधे सीधे नकार नहीं सकते। बातचीत करके थोड़ी बहुत कमी बेसी तो होती रहती है। एक संदेश तो उन्होंने ये दे दिया, माने ये पूरा मैसेज सभी दलों के बीच गया कि भाई बीजेपी एनडीए के अंदर में जो है, अगर ये सही हुआ आधिकारिक रूप से कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो ये हुआ कि भाई गठबंधन धर्म में भाजपा जो है इस्तेमाल करती है, समय के हिसाब से किसी को महत्व देती है और किसी को नकार देती है। अगर बात नहीं बनी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तब ये बात पारस जी के कथन के अनुसार ये संदेश चला जाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो है
एक कहा जाता है ना कि अनुभवी नेता जो है वो खामोश रहता है लेकिन कभी कभी बड़ी बात कह देता है। उन्होंने दुखती रग पकड़ लिया, दलित कार्ड खेल गए कि बीजेपी की ओर से जैसा कहा जा रहा है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि भाई विधान परिषद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदस्य संजय पासवान जी थे, उनका टिकट काट दिया गया, यानी उनको दोबारा नहीं भेजा गया। तो ये चीजें जो है वो दलितों के बीच में अच्छा संदेश नहीं गया। इसके अलावा 3 दलित सांसद के टिकट कट रहे हैं। तो ये आप एक तरफ दलितों के हित की बात करते हैं, दलितों के अधिकार और उनको अधिक से अधिक उनका हक देने की बात करते हैं, फिर जो दलित का प्रतिनिधित्व है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? इससे तो दलित समाज जो है वो इसको सही रूप में नहीं लेगा और इसका चुनाव पर कमोबेश असर पड़ सकता है। ये 2 चीजें हैं और इसका इम्पैक्ट देखने की जरूरत है और ये इम्पैक्ट तब आएगा जब भाजपा की ओर से या ये कह लें कि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अगर जो बात अभी तय नजर आने लगी है अब तकरीबन पशुपति पारस के ऐलान के बाद कि हाजीपुर में चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे, पशुपति पारस और चिराग पासवान आमने सामने होंगे, क्या ये स्थिति परिस्थिति है ये होता हुआ आप देख रहे हैं कि पशुपति पारस अपना खेल अगर नहीं बना पाए, अगर खुद चुनाव नहीं जीत पाए तो चिराग पासवान का खेल खराब भी कर सकते हैं, उनके खड़ा होने से चिराग पासवान को नुकसान हो सकता है? इस सवाल का जवाब आपको 2020 के विधानसभा चुनाव से मिल जाएगा। उस समय में चिराग पासवान जी ने क्या किया था, उनको पता था कि वो जो बगावत कर रहे हैं, अघोषित बगावत कह सकते हैं, कि टारगेट करके कि जदयू के कैंडिडेट जहां थे वहां उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। ठीक है, वो कैंडिडेट ज्यादातर भाजपा के इम्पोर्टेड थे और उनको पता था कि इसमें हो सकता है कोई जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन खेल किसी का तो हम बिगाड़ ही देंगे। और इसलिए वो बार बार चुनाव के बाद वो ये कहते रहे, माने एक तरह से समझिए सांकेतिक रूप से उन्होंने अपनी यही उपलब्धि बताई कि हमने जेडीयू को 3रे नंबर की पार्टी बना दिया। तो आज पशुपत पारस जी के साथ ये बात हो सकती है। मान लीजिए कि एनडीए में बात नहीं बनी और ऐसी संभावना जताई जा रही कि अगर उनको भाजपा नेतृत्व संतुष्ट नहीं कर पाया तो संभव है, जैसा अभी आपने भी कहा कि राजनीति साधुओं की जमात नहीं होती है, विकल्प के द्वार खुले होते हैं, तो पारस जी महागठबंधन के किसी दल विशेष या नेता के संपर्क में होंगे। हालांकि उन्होंने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं, तो वो उनके सहारे उतरेंगे। तो इस वक्त पारस जी का अपना कितना नफा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जान रहे हैं कि उनका इस्तेमाल होगा, राजनीति में इस्तेमाल खूब होता है। तो वो इस बात से खुश होंगे कि जिसने मेरी हकमारी की मैं उसका खेल बिगाड़ दूंगा, या जिसकी वजह से मेरी हकमारी हुई, जिसकी वजह से मेरी हकमारी हुई, कम से कम मैं उसका खेल बिगाड़ दूंगा, ये भी मेरी उपलब्धि होगी। बाद में देखा जाएगा कि हम कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, नुकसान हो सकता है चिराग बिल्कुल बिल्कुल। तो चिराग पासवान को नुकसान हो सकता है। तो चिराग पासवान और बीजेपी की टेंशन पशुपति पारस ने बढ़ा दी है, इसकी चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।